नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैंट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, कुल 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। बड़ागांव थाना क्षेत्र में पुलिस और इनामिया गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। गढ़वासी टोला में जर्जर मकान का गिरा हिस्सा, मचा हड़कंप। और कैंट जीआरपी ने 30 लाख के 300 मोबाइल फोन किए बरामद, मोबाइल स्वामियों को किया सुपुर्द। और अब खबरें विस्तार से। कैंट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, कुल 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में आधी रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार 2 बदमाश पुलिस को देखकर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों को घेराबंदी कर दबोच लिया। घायल बदमाश को दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस ने बिना नंबर की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लोहता निवासी शाहिद अली उर्फ राजू अंसारी और सलारपुर निवासी अजय कुमार गुप्ता के रूप में हुई। अजय पर 11 और राजू पर 16 मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार और एसीपी कैंट नितिन तनेजा ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य जुटवाए। पुलिस ने खुलासा किया कि दोनों आरोपी हाल ही में वरुणा पुल स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में हुई सेंधमारी और चोरी की वारदात में भी शामिल रहे हैं। दोनों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच जारी है। ये आज जो हमारी ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हमारी जो चेकिंग चल रही थी यहाँ पर जी, तो पांडेपुर चौराहे से 2 व्यक्ति जो बाइक पर सवार थे जी, वो यहाँ मेंटल हॉस्पिटल और ये धोबी घाट के बीच वाली जो सड़क है यहाँ पर आगे गए। आगे पानी भरा हुआ था जहाँ पर वो गिर गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस पे जो है पहले फायरिंग की है और जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जो है शाहिद अंसारी, उसके पाँव में गोली लगी है। पुलिस का जवान कोई घायल हुआ? नहीं, घायल नहीं। अच्छा, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? अजय गुप्ता पे इसमें 11 मुकदमे हैं, शाहिद अंसारी पे इसमें 16 पहले मुकदमे हैं। दोनों पे गैंगस्टर की कार्रवाई पहले हो चुकी है। वांछित भी चल रहे थे ये लोग जी। अभी जो यहाँ पर नदेसर क्षेत्र में शराब की दुकान पर नगबजनी हुई थी, दोनों में वांछित थे। किस तरह की कार्रवाई होगी इन लोगों पे? अब आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी। क्या इनाम भी रखा गया इन लोगों पे? इनाम का इंस्पेक्टर साहब जी, इनाम का था इनका कुछ घोषणा? नहीं, अभी नहीं। गढ़वासी टोला में जर्जर मकान का हिस्सा गिरने से हड़कंप मच गया। वाराणसी के थाना चौक क्षेत्र अंतर्गत संकटा मंदिर गली स्थित गढ़वासी टोला में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक जर्जर मकान का पिछला हिस्सा भारी बारिश के बीच भरभराकर गिर पड़ा। यह मकान शंकरलाल कपूर का बताया जा रहा है, जो दिल्ली में रहते हैं। स्थानीय निवासी होरीलाल कनौजिया ने बताया कि मकान कई साल पुराना और पूरी तरह से जर्जर स्थिति में था। लंबे समय से यहाँ कोई निवास नहीं कर रहा था, लेकिन मकान की कमज़ोर दीवारों और छत पर पीपल, बरगद और अन्य झाड़ियाँ उग आने से यह और कमज़ोर हो गया था। भारी बारिश का दबाव पड़ते ही मकान अचानक गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसे के समय मकान के भीतर या आसपास कोई मौजूद नहीं था। इस गली से सामान्य दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु संकटा माता मंदिर, मणिकर्णिका घाट और बाबा काल भैरव मंदिर दर्शन के लिए गुजरते हैं, लेकिन घटना के समय मूसलाधार बारिश के कारण गली से लोगों का आवागमन बंद था, वरना कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। क्षेत्रीय निवासी आदित्य शुक्ला ने भी बताया कि यह मकान काफ़ी पुराना था और लंबे समय से खाली पड़ा हुआ था। बारिश और खरपतवार की वजह से
इसकी दीवारें धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि अचानक इसका पिछला हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने इसे भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद बताया कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। इस घटना से क्षेत्रीय लोगों में चिंता भी व्याप्त है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि संकटा गली और आसपास कई मकान पुराने हो चुके हैं, जो बारिश के मौसम में कभी भी गिर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन को समय रहते कार्रवाई कर जर्जर मकानों को गिरवाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। ये गढ़वासी टोला है। क्या घटना हुआ है? ये सुबह 4:10 पर जब पानी जब भीषण जब हुआ वर्षा, कई दिनों से जो मतलब कई दिनों से आप जैसे देख सकते हैं कि ऊपर जो मतलब पेड़ पौधे बहुत सारे आ रहे हैं और निकल आए हैं और मतलब मेंटेनेंस बहुत दिन से नहीं हुई थी। लोग जो कई बार बोले भी थे। तो ये किसका मकान है? ये मकान नहीं, ये पहले स्कूल था। ये स्कूल था कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ पर पहले बहुत चलता था। जो यहाँ पर उसके बाद फिर जो रहने वाले हैं वो दिल्ली निकल गए। अभी जो उन्हीं के नाम पर है और यहाँ पर जो बंद है अभी चल रहा है। इसमें कोई रहता नहीं है? उस साइड रहते हैं, इधर नहीं रहते हैं। अच्छा, तो ये जो गली है क्या बहुत चालू गली है क्या? सबसे जो मेन जो आप ये समझ लीजिए, आपको अगर जो जाना है भैरव जी तो वहाँ के लिए भी है, संकटा माँ के लिए भी यही मेन रास्ता ही पड़ता है और बनकनका के लिए भी यहीं से पड़ता है। बनका घाट। जब ये मकान गिरा था तो कोई किसी को चोट चोट नहीं लगी है? अभी तक तो नहीं किसी को जो लगी है, भगवान की दया है कि अभी तो नहीं हुआ। तो क्या पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, जब पुलिस आके जैसे ही पता चला था वैसे ही जब ब्लॉक करके तभी गई, जब पूरा रोक दी गई थी। तो नगर निगम से भी आप लोग क्या चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए? यहाँ की गली बहुत चालू है। अब जब हम लोग तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द ओपन हो, ठीक ठाक हो जाए, और क्या चाहेंगे। कैंट जीआरपी ने 30 लाख के 300 मोबाइल फोन बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया। वाराणसी कैंट जीआरपी ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 300 लापता मोबाइल फ़ोन बरामद किए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद मोबाइलों को आज जीआरपी क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में उनके असली मालिकों को सौंपा गया। लंबे समय से मोबाइल चोरी और गुमशुदगी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी कैंट जीआरपी की टीम ने सर्विलांस और तकनीकी सहयोग के माध्यम से इन मोबाइलों का पता लगाया। मोबाइल पाकर उनके असली मालिकों के चेहरे पर खुशी देखकर यह साफ था कि जीआरपी की टीम ने शानदार कार्य किया। कई मोबाइल धारकों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ मोबाइल कभी वापस मिलेगा। जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि यात्रियों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। जो कि मेरा फ़ोन दिसंबर महीने में 2024 में खोया था और जौनपुर से कैंट तक मैं आने में मेरा बीच में रेलवे में किसी ने ट्रेन में मेरी चोरी कर ली किसी को। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बताया कि यहाँ पे एप्लीकेशन देने से प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे आकर के इसलिए मैंने दिया और यहाँ पे आने के बाद दिया तो और मुझे उम्मीद भी थी काफ़ी कि यहाँ मेरा फ़ोन मिल जाएगा। और आज 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, मेरा फ़ोन बहुत अच्छा से मिल गया और काफ़ी लोगों का फ़ोन मिला है, मेरा ही नहीं। तो इससे उम्मीदें बढ़ रही हैं लोगों के और जो टीम काम कर रही है ये बहुत 100% अपना दे रही है, तभी लोग हज़ारों लोग का फ़ोन मिल रहा है और लोगों उम्मीद बढ़ रही है सबकी। तो प्लीज़ सब यहाँ पे हो गया। ओके, थैंक यू। जीआरपी की टीम को क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहती हूँ कि उन्हीं की मेहनत है जो यहाँ पे हम फ़ोन लेने आए हैं और उन्हीं की मेहनत की वजह से आज हम खुशी खुशी जा रहे हैं। जब हमने एप्लीकेशन डाला था तो हम बहुत मायूस थे, हमें दुख था हमारे फ़ोन खोने का और आज हमारा फ़ोन खो गया, मिल गया तो हम बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी लेके जा रहे हैं। तो टीम को मैं कहना चाहती हूँ बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच। ये देखिए, जो ट्रेन में हमारे यात्री यात्रा करते हैं उनका मोबाइल जो गायब हो जाता है या चोरी हो जाता है
इसी तरीके के करीब 300 मोबाइल आज जो है जीआरपी बनारस द्वारा बरामद किया गया था और उन मोबाइलों का उनके स्वामी को वितरण किया गया है। कहाँ के लोग रहने वाले हैं सर ये? तो इसमें काफ़ी दूर दूर के लोग हैं, बिहार के हैं और अन्य प्रदेशों के हैं। तो मोबाइल पाकर क्या कहा उन्होंने आपसे? मोबाइल पाकर के उनको बहुत खुशी हुई, क्योंकि काफ़ी लोगों के काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मोबाइल में थे, बहुत से ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर थे जो उनको नहीं मिल पा रहे थे। तो उन लोगों को जब अपना मोबाइल मिला है तो वो बहुत ही प्रसन्न और बहुत खुश हुए हैं। सर, मोबाइल यात्रियों की चोरी और खो जाता है तो अक्सर वो लोग कंप्लेन नहीं करते, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे मेरी यही अपील है कि जिनका भी मोबाइल गायब हो वो जीआरपी में आकर के सूचना दें, तो उनकी मोबाइल जो है भले लेट होता है लेकिन हम लोग उस मोबाइल को खोजते ज़रूर हैं और वो मोबाइल मिलती ज़रूर है। वाराणसी में क्रिएटर्स पाठशाला का आयोजन हुआ, मंडलायुक्त ने प्रशिक्षण दिया। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयुक्त कार्यालय परिसर के ऑडिटोरियम में मेरी काशी क्रिएटर्स पाठशाला का आयोजन शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में वाराणसी के यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने हिस्सा लिया। पाठशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को वाराणसी के धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में स्टोरी टेलिंग और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का प्रशिक्षण देना है। कार्यशाला में क्रिएटर्स को शहर के प्रमुख स्थलों, सांस्कृतिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जा रही है, ताकि वे इन स्थानों की विशेषताओं और कहानियों को प्रभावशाली ढंग से ऑनलाइन साझा कर सकें। आयोजकों का कहना है कि यह पहल न केवल वाराणसी के पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि भारत की छुपी हुई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को भी उजागर करेगी। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, मंडलायुक्त एस राजलिंगम, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। आयोजकों के अनुसार इस पाठशाला के माध्यम से 250 से अधिक टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और क्रिएटर्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा सारनाथ और वाराणसी के टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स के लिए विशेष वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जिसमें उन्हें पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार और डिजिटल मार्केटिंग की आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। पाठशाला में शामिल क्रिएटर्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि भारत की छुपी हुई और अनदेखी विरासत के बारे में अधिक से अधिक लोग जानें। ऐसे में इस तरह की कार्यशालाएं काफ़ी प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक साबित हो रही हैं। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने कहा कि यह पहल न केवल डिजिटल क्रिएटर्स के लिए उपयोगी है, बल्कि स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी नई दिशा और पहचान प्रदान करेगी। मार्गदर्शन में जो विभिन्न सांसद प्रतियोगिताएं हुई थी, उसी क्रम में सांसद टूरिस्ट गाइड कंपटीशन का भी यहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी। उसमें जो विजेता लोग जो हैं और जो यहाँ पे वाराणसी में जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स है, उनके लिए पाठशाला की आयोजन की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य वाराणसी में जो श्रद्धालु आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनको एक विश्व स्तरीय एक अनुभव प्रदान करने के लिए और काशी के बारे में और जानकारी करने के लिए। आप सामान्य तौर पे आप यदि देखते हैं, जो यहाँ आने के बाद लोग तो मंदिर जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, आरती, गंगा आरती देखते हैं, और जो काशी में जो असीमित जो पर्यटक स्थल है उसकी जानकारी नहीं रहती है। आज हम ऐसे लगभग 170 जगहों के बारे में इन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जानकारी भी देंगे। उनको ये काशी के प्रति वो एक एम्बेसडर के रूप में, एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने के लिए, और कैसे उनके को सोशल मीडिया कंटेंट को और बेटर कर सकते हैं, उसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और ये आज चलेगा। इसमें उनको जो हमारे और भी जो लोग इसमें काम कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, उनके माध्यम से आज ये पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है।
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं गणित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वाघाट में विज्ञान एवं गणित क्विज प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय की शाखाओं गढ़वाघाट, जगतगंज, घोरावल, चुर्क एवं बनपुरवा के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक सचिव बाबा प्रकाश दयानंद ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। प्रारंभ में संगीत शिक्षक योगेश राय ने अपने मधुर गीत से वातावरण को भावपूर्ण बना दिया। प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह की उपस्थिति में प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर दोनों वर्गों में आयोजित हुई। छात्रों ने ज्ञान और तर्क शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान गढ़वाघाट, द्वितीय स्थान घोरावल, तृतीय स्थान बनपुरवा, वहीं सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान गढ़वाघाट, द्वितीय स्थान बनपुरवा, तृतीय स्थान घोरावल शाखा रही। इस अवसर पर अतेंद्र कुमार सिंह, दशरथ लाल, अमित तिवारी सर, संतोष विश्वकर्मा, उमेश जायसवाल, मनोहर लाल समेत सभी शिक्षकगण मौजूद रहे। सभी ने विजेता छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों व शिक्षकों ने छात्रों की मेहनत और समर्पण की सराहना की तथा भविष्य में ऐसे आयोजनों को और बड़े स्तर पर करने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वाघाट शाखा में मैथ साइंस क्विज प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जश्न ईद मिलादुन नबी के दृष्टिगत चौक थाने में पीस कमेटी की बैठक हुई। थाना चौक पर प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पीस कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 12 वफात और जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर निकलने वाले जुलूस की तैयारियों की समीक्षा करना और शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना था। बैठक में प्रभारी निरीक्षक ने उपस्थित लोगों से जुलूस मार्ग की समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। क्षेत्रवासियों ने बताया कि जुलूस जिन रास्तों से होकर गुजरता है वहां अक्सर सीवर जाम, बिजली की समस्या और पानी की आपूर्ति जैसी दिक्कतें आती हैं। इसको लेकर लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा और समय से पहले इन समस्याओं को हल करने की मांग की। प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि थाने की ओर से संबंधित विभागों को पत्र भेजा जाएगा और समय रहते सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा ताकि त्यौहार के समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने उपस्थित लोगों को त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं दी और अपील की कि सभी लोग आपसी भाईचारे और शांति के साथ त्यौहार मनाएं। बैठक का संचालन शकील अहमद जादूगर ने किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा थाना क्षेत्र के सभी चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी भी बैठक में शामिल हुए। तो आप लोग पूर्व में ही हमें अवगत करा देंगे, जिसका निराकरण हम उच्चाधिकारीगण से बातचीत कर उनको उस समस्या से अवगत कराकर समय पूर्व ही कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो अपनी समस्या दी है मैं उसका तत्काल अभी लेटर बनवा के श्रीमान नगर आयुक्त महोदय को भेज दूंगा। उनके द्वारा अपने स्तर से उसका निराकरण किया जाएगा। और अन्य कोई भी समस्या हो तो आप हमें समय रहते बता दें ताकि हम उसका निराकरण करवा सकें। 12 वफात में हमारे यहाँ से एक जुलूस 4 तारीख की रात में निकलेगा, दूसरा 5 तारीख की सुबह बेलूपुर की तरफ से आएगा। जो 4 तारीख की रात में जुलूस निकलेगा उसके जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उनसे हम अपेक्षा करेंगे कि अपने साथ वॉलंटियर्स ज़रूर रखें
हमारी पुलिस फोर्स भी जुलूस के साथ रहेगी। जो निर्धारित रूट है उसका पालन करते हुए आप लोग जुलूस को आगे बढ़ाएं। भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह समेत 4 लोगों पर ठगी और धमकी को लेकर केस दर्ज हुआ। भोजपुरी एक्टर सिंगर पवन सिंह और 3 अन्य लोगों के खिलाफ वाराणसी कैंट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कारोबारी की अर्जी पर कोर्ट के आदेश के बाद यह मुकदमा दर्ज कराया गया। आरोप है कि चारों ने मिलकर होटल व्यवसायी से करीब 1.5 करोड़ रुपए ठगे और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। सिद्धार्थनगर के होटल व्यवसायी विशाल सिंह ने बताया कि 2017 में महाराष्ट्र निवासी प्रेम शंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय ने खुद को फिल्म प्रोड्यूसर बताकर उनसे संपर्क किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भोजपुरी फिल्मों में निवेश से बड़ा मुनाफा होगा और सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी। इसके बाद उनकी मुलाकात अभिनेता पवन सिंह से कराई गई और निवेश के लिए दबाव बनाया गया। व्यवसायी ने अलग अलग खातों में पहले 32,60,000 रुपए जमा किए। जुलाई 2018 में होटल में हुई बैठक में बॉस नामक फिल्म के लिए एग्रीमेंट कराया गया और उन्हें निर्माता घोषित किया गया। बाद में उन्होंने करीब 1.25 करोड़ रुपए और निवेश किए, लेकिन फिल्म बिक जाने और मुनाफा होने के बावजूद व्यवसायी को उनका हिस्सा नहीं दिया गया। जब व्यवसायी ने रकम वापस मांगी तो टालमटोल की गई और आरोप है कि पवन सिंह ने हत्या की धमकी दी। थाने और पुलिस आयुक्त से शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद व्यापारी ने कोर्ट का सहारा लिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामला गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। पवन सिंह, प्रेम शंकर राय, सीमा राय और निर्देशक अरविंद चौबे के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ। पुलिस ने बैंक खातों और फिल्म फंडिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू करा दी है। जल्द ही पवन सिंह का बयान लिया जाएगा। मामला ये रहा, मूवी बनाने में फ्रॉडगिरी का हुआ है और 1.25 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करा के और धोखेबाजी करके पैसा रिटर्न नहीं करने का है। इसमें मेन प्रेम शंकर राय है, पवन सिंह है, सीमा राय है और अरविंद चौबे जी हैं। 4 लोग के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुआ है। भोजपुरी एक्टर है जी 406 में हुआ है, 420 में हुआ है और 467, 68, 506 जो नॉन अवेलेबल है। कहीं ना कहीं आप लोग को तो पता है शासन प्रशासन का दबाव, क्योंकि हमारे जो मुवक्किल विशाल सिंह हैं काफी पीड़ित थे, 2018 से लेके अभी तक पीड़ित थे। कहीं भी क्या नाम है उनका सुनवाई नहीं हुआ तो माननीय न्यायालय के समक्ष आए। माननीय न्यायालय ने उनकी पीड़ा को समझा और आदेश किया। तब भी आदेश करने के बावजूद 13 अगस्त 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया जाता है कैंट थाने को कि आप मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें, परंतु आज 3 सितंबर हुआ और मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था। पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग जब उपस्थित हुए, माननीय न्यायालय ने कैंट एसएचओ को जबरदस्त फटकार लगाई, तब जाके कल एफआईआर दर्ज की गई। कैंट पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। वाराणसी में कैंट थाना पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। यह कदम एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया, जिसमें अदालत ने अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मौर्य ने 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान तुलसीदास और रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की थी, जिससे करोड़ों हिंदू भावनाएं आहत हुई थीं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी विवादित बयानों और टिप्पणियों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी और आरोपित के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिवक्ता अशोक कुमार जाटव ने कहा कि यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं बल्कि करोड़ों धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत कर कहा कि मौर्य की टिप्पणियों से समाज में आक्रोश और असंतोष फैल सकता है। पुलिस फिलहाल मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है, जिसमें इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग, साक्ष्य और अन्य दस्तावेज शामिल हैं। तो दोबारा करना है भाई? नहीं, वो डेढ़ करोड़ बस ठीक है। सर, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट से मुकदमा दर्ज हुआ है? किन धाराओं में दर्ज हुआ है, क्या मामला थाने में? हाँ, एक मुकदमा जो 156(3) से विशाल सिंह द्वारा कराया गया और दूसरा जो मुकदमा कराया गया वो अशोक कुमार जी के द्वारा कराया गया स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो विरुद्ध है। उनमें धाराएं हैं 295A, 153A और 505(2) जो श्री रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणी के प्रकरण में किया गया है। सर, ये भी क्या कोर्ट के आदेश पर ही हुआ? ये भी कोर्ट के आदेश पर हुआ। किस थाने में मुकदमा दर्ज? ये थाना कैंट में दोनों मुकदमे दर्ज हुए। अच्छा, क्या सर इसमें विवेचना की जाएगी, क्या होगा? हाँ, विवेचना होगी इसमें आगे। क्या है, चूंकि अब तो वो जनप्रतिनिधि भी नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, अभी मैं बता दूं, जब जनप्रतिनिधि थे तो मुझे उनको नोटिस भेजने तक के लिए जो है सदन से अनुमति और तमाम क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, उससे इतना मेहनत करने के बाद 2.5 साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। और देखिए, इसमें लगभग 3 साल की सज़ा है। अब मैं कोर्ट आगे तय करेगी कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उसी धाराओं में आरोप पत्र आता है, क्या आता है, वो तो सब चूँकि विवेचक महोदय हमारे बयान और साक्ष्य पे सब नियुक्त तय होगी, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्या एक बार बयान वो रिवाइज कर लीजिए, कौन सा बयान था? देखिए, वो आप देखिए हुए? उनका बयान जो था कि वो कह रहे थे कि इस रामचरितमानस पाठ को कोई करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ते हैं। अरे भाई, और तुलसीदास जी जो हम लोग के पूज्य हैं, उनको उन्होंने कहा कि अपनी प्रसन्नता के लिए लिखे हैं, जिसको हम लोग पूज्य मानते हैं, हमारे धर्मगुरु के स्वरूप हैं वो। और उन्होंने जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं, उनके जीवन वर्णन पर रामचरितमानस का पूरा पाठ है, उसको कोई करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ता है। ये कहाँ से इनको मिल गया, पुष्टि हो गया कि कोई हिंदू नहीं पढ़ता? कौन बता दिया उनको? कौन अधिकार दे दिया? अगर मैं हिंदू हूँ और हर एक हिंदू उसको पढ़ता है, और हिंदू होने के नाते मेरी धार्मिक भावनाएं इस बात पर आहत हुई, और मैं इसी के लिए मुकदमा पंजीकृत कराया। बारावफात जुलूस मार्ग का पुलिस टीम ने औचक निरीक्षण किया। वाराणसी में आगामी त्यौहार बारावफात के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। दशाश्वमेध एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी, थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला और चौक प्रभारी विमल कुमार मिश्रा ने जुलूस मार्ग का मुआयना किया। पुलिस टीम ने रामापुरा, गिरजाघर, गौदौलिया, बास फाटक, चौक, दाल मंडी, नई सड़क, बेनिया बाग और हड़ासराय सहित पूरे जुलूस स्थल का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान रास्ते में अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित लोगों को सख्त चेतावनी दी गई और कुछ पर चालान भी किया गया। अधिकारियों ने साफ किया कि त्यौहार के समय भीड़भाड़ को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुलूस के मार्ग को हर हाल में खाली और सुरक्षित रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि त्यौहार के दौरान सहयोग करें और मार्ग पर अतिक्रमण न करें। हाँ, किस तरह के सर मार्च पास किया गया, क्या किया? ये आगामी त्योहारों के दृष्टिगत व शाम को जैसा काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है उसके दृष्टिगत ये सायकालीन गश्त की गई, जिसमें जो दशाश्वमेध का आपका पांड्या हवेली से लेकर गदौलिया होते हुए चौक क्षेत्र, बेनिया और रमापुरा से होते हुए पूरी गश्त की गई। साथ साथ में जो वाहन जो बेतरतीब तरीके से खड़े किए गए थे उनको सही कराया गया। साथ में कुछ का चालान और सीजर की भी कार्रवाई की गई। जो अवैध अतिक्रमण किए हुए थे उनको चेतावनी दी गई। तो इस प्रकार का जो ये हमारा सायकालीन गश्त थी, ये ट्रैफिक को लेकर, एंटी इंक्रोचमेंट को लेकर और एक सुरक्षा के दृष्टिगत जो आगामी त्यौहार है उसके दृष्टिगत रूट का भी सर्वे किया गया, जहाँ से बारावफात का जुलूस निकलना है। इन सभी चीज़ों के दृष्टिगत हम लोगों की ये फ्लैग मार्च किया गया है। दालमंडी क्षेत्र में भी नहीं? ये दालमंडी का क्षेत्र जो है हड़ासराय, जहाँ से जुलूस निकलना है, उस क्षेत्र को भी देखा गया और इस पूरे पॉइंट को सभी को देखते हुए हम लोगों ने पैदल गश्त की है। शाम बड़ागांव थाना क्षेत्र में पुलिस और इनामिया गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र में तड़के सुबह 3 से 4 बजे के बीच पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई,
जानकारी के अनुसार पुलिस ने 25,000 रुपये के इनामिया गौ तस्कर गोविंद सिंह को गिरफ्तार किया। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को घायल कर दिया। अपर पुलिस उपायुक्त वैभव बांगर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में पुलिस को उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में फैले गौ तस्करों के नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और गोवंश की तस्करी के माध्यम से भारी आर्थिक लेन देन कर रहा था। पुलिस की टीम अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आगे भी इस तरह की अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। स्थानीय लोग भी इस कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं और मान रहे हैं कि यह मुठभेड़ इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी गौ तस्करी और अपराधियों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है। इस मुठभेड़ और गिरफ्तारी से क्षेत्र में सुरक्षा और जागरूकता बढ़ी है। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी के पास से कई संदिग्ध दस्तावेज और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनसे अन्य नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। बड़ागांव पुलिस स्टेशन मुकदमा संख्या 314/25 में वांछित अभियुक्त गोविंद सिंह को आज मुठभेड़ में पकड़ा गया। ये एक कुख्यात गौ तस्कर है। इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे वाराणसी में पंजीकृत है। काफ़ी दिनों से आज हमें मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि गोविंद सिंह पातुल वाला मार्ग का इस्तेमाल करके जौनपुर की तरफ जाएगा। सूचना मिलते ही हमने रामेश्वर मंदिर तिराहे के पास नाकाबंदी कर दी। कुछ क्षण बाद एक संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आता हुआ हमें दिखा। जब हमने उसे रुकने के लिए कहा तो वो मोटरसाइकिल वापस मोड़ के वापस जनसा की तरफ जा रहा था। जब उसने देखा कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जब अभी फायरिंग में आत्मरक्षण के लिए पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है। तो उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैंट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, कुल 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। बड़ागांव थाना क्षेत्र में पुलिस और इनामिया गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। गढ़वासी टोला में जर्जर मकान का गिरा हिस्सा, मचा हड़कंप। और कैंट जीआरपी ने 30 लाख के 300 मोबाइल फोन किए बरामद, मोबाइल स्वामियों को किया सुपुर्द। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।